हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शिवम आपको आगे के वीडियोस में आगे के चैप्टर्स जो आई थिंक चैप्टर नंबर 7 है, प्लांट वाटर रिलेशनशिप हमने खत्म कर दिया था। आगे का चैप्टर जो रहेगा न्यूट्रिएंट एंड वाटर ग्रेडियंट के ऊपर है, फिर से वही प्लांट के ऊपर ही है। उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे और जितने टॉपिक्स एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं वो सारे टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। सो गाइज प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग माई चैनल ताकि मैं आपको आगे और भी वीडियोस बना के देख सकूं। एंड प्लीज गाइज कीप सपोर्टिंग मी। लास्ट में एब्सिसिक एसिड इट इज अ नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग तो वही रोकना, चीजों को रोक देना। और वाज ड्यू टू अ केमिकल सब्सटेंस एब्सिसिन 1 एंड एब्सिसिन 2, कितने सारे नाम। Varying in the year 1963 isolated a substance from buds of acer that can induce bud dormancy and named it dormin. These two identical chemical substances were given the common name abscisic acid, abscisic 1 and 2 and dormin. इट इज सिंथेसाइज इन लीव्स फ्रूट। बट ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसे रोकने के लिए भी तो कुछ होता है ना। जैसे इंसान बढ़ता जाएगा तो उसको रोकने के लिए कुछ तो अगर कुछ भी नहीं रोक पा रहा है उसे, तो उसको मौत तो रोकेगी। उसी तरीके से जब अगर कोई चीज़ में ग्रोथ हार्मोन्स या कुछ चीज़ में बोलते हैं ना प्रमोशन रखा हुआ है कि भाई ग्रोथ करते जाएगा, जैसे ऑक्सिन्स हो गया, गिबरेलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन्स हो गया, फिर इथिलीन हो गया, ये सारे देखो कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, या ग्रोथ को बढ़ावा दे रहे हैं। तो रोकने के लिए भी कुछ एक होता है ना, एक मैकेनिज्म होता है। ये रोकने वाला जो मैकेनिज्म होता है ना, इसी रोकने वाले मैकेनिज्म को हम लोग एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। एब्सिसिक एसिड इज बेसिकली इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ एनी प्लांट विच इज ओवर ग्रोइंग। ऑल्दो ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं होता, यू नो, नेचर प्लेज इन वेरियस डिफरेंट एंड वियर्ड रोल्स। सो एब्सिसिक एसिड एन एग्जाम्पल ऑफ इट। साइकोलॉजिकल इफेक्ट आप देखोगे, ABA could cause efflux of potassium ions from the guard cells and results in the closure of stomata. अच्छा, आयंस को अगर आप ध्यान ना दे पाओ या आयंस आपको याद ना रहे तो इतना याद रखना कि पोटेशियम कैल्शियम चैनल्स होते हैं, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, इवन लीव्स हैव परमिएबल मेम्ब्रेन्स। परमिएबल मेम्ब्रेन्स की होता है क्योंकि वहाँ पे डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना और दूसरी जगह से फिर पहले जगह पे आना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके प्लांट्स के परमिएबिलिटी को, और यू कैन से सिलेक्टिवली परमिएबल, वैसे बोलते हैं ना, परमिएबल होने का मतलब होता है कि कुछ भी अंदर बाहर हो रहा है। जैसे कुछ लोग किसी को भी अंदर आने देते हैं फिर किसी को भी बाहर भेज देते हैं, उसी तरीके से एक होता है उसका अपोजिट सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब मैं कुछ ही लोगों को अंदर रखूंगा और कुछ ही लोगों को बाहर, सब लोग अंदर नहीं आ सकते। आयंस भी या प्लांट्स के केस में भी ऐसा होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं विच आर परमिएबल एंड कुछ प्लांट्स होते हैं विच आर सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर देम, क्योंकि ऐसा किसी को भी अंदर बाहर करना नीयत के लिए तो खराब है ही, साथ ही साथ में उस प्लांट के लिए भी खराब होता है। खैर आगे फोटो पीरियोडिज्म दिया हुआ है। फोटो पीरियोडिज्म, फोटो का मतलब होता है लाइट और पीरियोडिज्म मतलब सिलेक्टिविटी, मतलब आप कौन से टाइम पे सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करने वाले हो और कौन से टाइम पे सबसे कम लाइट एब्जॉर्ब करोगे। बट ऑब्वियस इसका जवाब होगा रात में। रात में कौन सी लाइट होती है। उसके बाद में द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट इज नोन एज फोटो पीरियोडिज्म। अच्छा वाओ। एंड दैट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड एज वनलाइजेशन। तो जब आप लाइट से इफेक्ट होते हो, लाइक आप जादू बन जाते हो, दैट्स कॉल्ड एज फोटो पीरियोडिज्म। एंड जब आपको टेम्परेचर से फर्क पड़ना शुरू हो जाए, दैट्स कॉल्ड एज वर्नलाइजेशन। उसके बाद में लास्ट में देखोगे तो आपको कुछ टॉपिक्स दिए हैं, जैसे लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। फिर से देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ये बात कि एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक और एक होता है आइसोटोनिक। उसी तरीके से शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड यू हैव समथिंग कॉल्ड एज डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स, बट ऑब्वियसली बात है दे आर इन इक्विलिब्रियम, उनको किसी और की जरूरत नहीं है। जैसे जब आप डे न्यूट्रल प्लांट्स की बात करते हो, DNP, सो दे आर ऑलरेडी अचीव्ड, दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि ये प्लांट्स को फर्क नहीं पड़ता कि लाइट है कि लाइट नहीं है। ये क्यों लिख दिया मैंने, माय बैड, हिंदी लिखने लगा। लाइट हो या नो लाइट, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में एक होता है शॉर्ट डे प्लांट्स, और शॉर्ट डे प्लांट्स का मतलब होता है कि दे आर बेसिकली एक्टिव और दे आर डूइंग देयर ट्रांसपिरेशन और दे आर डूइंग देयर फोटोसिंथेसिस इन एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सो ये बहुत सिलेक्टिव होते हैं, ठीक है। चूजी लोग बोलते हैं ना जिसको कि मेरे को यही पसंद है तो यही चाहिए, हालांकि वो पसंद कभी पूरी होती नहीं है, वो अलग बात है, बट ठीक है। और एक होता है दूसरा लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स मतलब ये
ये भी सिलेक्टिव होते हैं, बट इनका जो ड्यूरेशन होता है, जैसे अगर शॉर्ट डे प्लांट्स बोलूँ तो इनका जो ड्यूरेशन होगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 आवर्स। तो जब लॉन्ग डे प्लांट्स की बात करोगे तो इट विल बी फ्रॉम 6 to 8 आवर्स, दैट्स कॉल्ड एज लॉन्ग डे प्लांट्स। उसके बाद में आगे चलोगे तो आगे क्या है, वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन का दूसरा नाम है यारोविजेशन, यारोवाइजेशन। यारोवाइजेशन इज बेसिकली इन्फ्लुएंस इन द प्लांट्स बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। लास्ट में मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स की ग्रोथ, मतलब अगर मिनरल्स की बात करोगे तो बट ऑब्वियसली यू आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज माइक्रो। मैक्रो मतलब जिसका आपका अमाउंट ज़्यादा लगे, दैट्स कॉल्ड एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सम आर कॉल्ड एज माइक्रो, जिसको आपको ट्रेस अमाउंट में लगे। देयर आर टू टाइप्स, आई एम टॉकिंग फ्रॉम प्लांट्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। ह्यूमंस में अलग होता है और प्लांट्स में अलग। तो जब आप मिनरल न्यूट्रिशन की बात करते हो तो देयर आर अबाउट 36 to 40 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ इन द periodic table which are used as minerals by the plants. They are absorbed in ionic form as PO4, CO3, SO4, etc. usually through roots, region of elongation and growth. सोर्सेस ऑफ मिनरल्स, बट ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं इसमें इंसान भी रिस्पॉन्सिबल है, बट इंसानों से ज़्यादा देर आर सम न्यूट्रिएंट्स और देर आर सम मिनरल्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सॉइल, मतलब डीप डाउन इन द सॉइल इट इज़ प्रेजेंट ऑलरेडी। तो ये सारे एब्जॉर्ब होते हैं ऑल्दो ट्रेस अमाउंट में, बट इट स्टिल इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स थ्रू रूट्स, सो दैट जो भी ग्रोथ हो वो हो जाए उसकी। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स में देखो यहाँ पे, लाइक आप मिनरल्स को जब क्लासीफाई करते हो, एक होता है एसेंशियल, उसके बाद में दूसरा होता है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मिनरल्स आर दोस्त दैट आर इनडिस्पेंसिबल विदाउट विच प्लांट्स कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। अगर एसेंशियल की बात करोगे तो जैसे कैसे हमारे लिए सांस लेना जरूरी होता है, सांस लेना जरूरी होता है, ठीक है। किसी के लिए सांस लो या ना लो, खुद के लिए सांस लेना जरूरी होता है। तो ये जो ब्रीदिंग होता है, ये ब्रीदिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ। दिस एसेंशियलिटी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन प्लांट्स। तो जब आप प्लांट्स के लिए बोलोगे कि एसेंशियल मिनरल्स क्या है, तो वो मिनरल्स जिसके बिना प्लांट्स मर जाएंगे, ठीक है। प्लांट्स की बात हो रही है यहाँ पर, प्लांट्स मर जाएंगे, दोज आर कॉल्ड एज एसेंशियल मिनरल्स। और बट ऑब्वियसली उसका अपोजिट होगा नॉन एसेंशियल, जो लोगों की ज़रूरत नहीं होती, या जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस मिनरल्स की ज़रूरत नहीं होती, जिस मिनरल्स की ज़रूरत नहीं होती प्लांट्स को, जिसके बगैर वो रह सकते हैं मिनरल्स, हाँ, उसको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल मिनरल्स। एंड दैट्स ऑल। आई डोंट थिंक कि इसके आगे आपको और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है। माइक्रो एलिमेंट्स में मैक्रो एलिमेंट्स भी दिया हुआ है, प्लांट्स को कौन कौन से एलिमेंट्स लगते हैं। देखो ये चैप्टर में अगर आप रीड करने जाओ तो देयर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स विच कैन बी गॉन थ्रू या विच यू कैन गो थ्रू, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन माई पर्सपेक्टिव इज द नाइट्रोजन साइकिल। एंड नाइट्रोजन साइकिल के बाद में नाइट्रोजन साइकिल किस तरीके से होता है, इफ़ यू डोंट रिमेंबर दिस टॉपिक, ट्राई टू रिमेंबर और मेमोराइज चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14, जिसमें मैंने आप लोग को सिम्बायोसिस मतलब एक दूसरे से फ़ायदा करना या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना, और उसके बाद में ये सेम चीज़ें, मतलब देखोगे ना इसमें आपको रिएक्शंस दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला रिएक्शन देखिए, N2 plus 8 molecules of hydrogen plus 8 electrons plus 16 molecules of ATP gives 2 NH3 plus H2 plus 16 ADP plus 16 inorganic phosphate। अभी मैं बता दूं जितने भी रिएक्शंस दिए हुए हैं इसमें, जितने भी रिएक्शंस हैं, आप रीड करो चाहे ना करो, आपको साइकिल याद हो या ना हो, प्लीज एक रिएक्शन को एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स लिखना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देयर आर 12 रिएक्शंस। डीनाइट्रिफिकेशन में है, अमाइड्स में है, ट्रांस अमाइनेशन नहीं समझ में आता। ट्रांस अमाइनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ अमाइन ग्रुप। उसके बाद में और क्या दिया है, एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन का मतलब होता है मेकिंग ऑफ अमोनिया कंपाउंड या अमोनिया वाले कंपाउंड को जब फॉर्म करते हो, दैट्स कॉल्ड एज एमोनिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है यू ऐड नाइट्रोजन ग्रुप टू इट। एंड लास्ट में क्या दिया हुआ है, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि यू आर रिमूविंग द नाइट्रोजन ग्रुप और यू आर रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम द नाइट्रोजन ग्रुप, दैट्स कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन। एंड दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। प्लीज़ मैं आपको बता दूं, आपको अगर चाहिए तो मैं लिख के दे देता हूं कि सबसे पहला या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर इसमें आपको कवर अप करना है तो रिएक्शंस। और रिएक्शंस को याद करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होगा, यू राइट इट। देख कर नहीं, जो चीज़ें देख कर समझ में आती हैं प्लीज़ उसे गलत फहमी मत पालना, लिखना उसे। रिएक्शंस के बाद में यू कैन गो टू दी अदर पार्ट्स। अदर पार्ट्स में आप लोगों को मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब न्यूट्रिएंट साइकिल्स के बारे में बताया। न्यूट्रिएंट साइकिल ढंग से कर लेना, और न्यूट्रिएंट साइकिल करने के बाद में थर्ड टॉपिक विच यू कैन गो थ्रू इज लाइक DNP, SDP एंड LDP, डे न्यूट्रल प्लांट्स।
शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स। और उसके बाद में जो आपका AG और GG होता है, एरिथमेटिक ग्रोथ एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ। एक सिग्मोइड कर्व होता है और एक क्या होता है, सिग्मोइड के बाद दूसरा कौन सा होता है, एक्सपोनेंशियल। मतलब एक्सपोनेंशियल बढ़ता जाएगा और जो आपका सिग्मोइड कर्व रहेगा वो स्टेबल होगा, फिर बढ़ेगा, उसके बाद में फिर से स्टेबल हो जाएगा। दिस फेज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज स्टेशनरी फेज और द फेज विच इज कॉल्ड एज डेथ फेज। एंड गाइज व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर, जो बोला है खाली इतना ही करना, लाइक रिएक्शंस, हुएवर थिंक्स, मतलब जो भी आप सोच रहे हो कि भाई हाँ ये कर लेंगे तो ठीक है, क्योंकि यू ऑल्सो हैव इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 जो मुझे भी करना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 1, 2, 3, फिर बाद में चैप्टर नंबर 5, फिर चैप्टर नंबर, ठीक है मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से। बट फिलहाल के लिए इस चैप्टर में से आपको जो करना है दैट विल बी रिएक्शंस पूरा करो और लिख कर, ये पूरा करो, हाँ लिख कर, रीड करना है पूरा चैप्टर, रीड करो बट रिएक्शंस, न्यूट्रिएंट, उसके बाद में आप उस डे न्यूट्रल प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स और लॉन्ग डे प्लांट्स, और फिर लास्ट में जो बचेगा वो आपका जो ग्रोथ कर्व होता है, किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। एंड लास्ट में प्लांट ग्रोथ जो होता है उसमें कितने फेजेस होते हैं, सिंपल है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इतना ज़्यादा मगज नहीं फूटने वाला है इसको याद करने के लिए या समझने के लिए एटलीस्ट। एंड आई थिंक दैट्स ऑल। हाँ और लास्ट में ये भी है, ये जो मैंने बोला था ना, डिफ्रेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन एंड डी डिफ्रेंशिएशन, मतलब जो बदल जाते हैं समय को देखकर, दैट्स कॉल्ड एज डी डिफ्रेंशिएशन। और रीडिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है जो बदलने के बाद में अब वो वापस से नहीं बदल पा रहे हैं, मतलब हो गया उनकी, बदलने के बाद उनकी जिंदगी के लोले लग चुके हैं, दैट्स कॉल्ड एज रीडिफ्रेंशिएशन। एंड डिफ्रेंशिएशन का पटोवी से मतलब होता है कि यू हैव चेंज्ड, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। एंड आई डोंट थिंक कि इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ नाम, बट ऑब्वियसली नाम अगर नहीं याद होता तो उनके काम याद रखो, नाम क्या ही होगा, मतलब मुझे कौन ही याद रखने वाला कुछ टाइम बाद। तो डोंट रिमेंबर द नेम बट रिमेंबर द वर्क, मतलब बोलते हैं ना कि मेहनत करना है तो करो बट सही समय पे मेहनत करो, जैसे अभी वो टाइम है, हालांकि अभी टाइम नहीं है, अभी रिविजन का टाइम है बट स्टिल। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर चैप्टर नंबर 7, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। अगर आपको इस चैप्टर में और कुछ डाउट हो या इफ़ यू हैव एनीथिंग विच इज रिलेटेड एंड यू डोंट थिंक यू आर गेटिंग इट, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली क्लियर द डाउट। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एक जन का डाउट क्लियर किया था, अभी एक और इंसान का मुझे डाउट क्लियर करना है एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड एंड कीन टू सॉल्व दैट डाउट। लेट मी रीड दैट डाउट फर्स्ट। आप भी सुनोगे तो आपको भी थोड़ा सा कैंसर हो जाएगा, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा होगा, रुको मैं दिखाता हूँ उसका कमेंट क्या था। कमेंट तो नहीं था, उसका डाउट था। You are okay, not getting that video. Just a second guys. So हाँ ये जो डाउट है, आई विल रीड इट आउट लाउड। डाउट इज सर क्या हम माइटोकॉन्ड्रिया से पावर जनरेट कर सकते हैं? आई वोंट टेक द नेम। कोई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ है ऐसा, फिर एक इंसान चलता फिरता पावर हाउस होगा, थॉर वाली फीलिंग आएगी। ये ऐसे लोग हैं जो क्या है सर अगर क्या लाइक सी ही इज ट्रू अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। देखिए सर क्या हम माइटोकॉन्ड्रिया से पावर जनरेट कर सकते हैं? या डेफिनेटली पावर जनरेट कर सकते हैं पर बॉडी में ही, ठीक है, बिकॉज ट्राईफॉस्फेट है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो, तो बॉडी के लिए ठीक है। कोई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ है ऐसा? नहीं, नहीं सर जी बिल्कुल भी नहीं हुआ है। वाहियात किस्म के डाउट पूछते हैं वाहियात लोग। उसके बाद में लिखा हुआ है फिर एक इंसान चलता फिरता पावर हाउस होगा। ये यूपी वाला है, यूपी वाला भी नहीं है, हाँ ठीक है यूपी वाला ही है, इसके लिए चलता फिरता पावर हाउस लिखा होगा, थॉर वाली फीलिंग आएगी। जो फीलिंग लेना है ले भाई, बट ये पावर हाउस बोलना ठीक है। लाइक ह्यूमंस डू हैव सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टोर इन देम, दैट कैन बी कॉल्ड एज यू नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है हमारे बॉडी में, साइनैप्स होते हैं, चार्जेस होते हैं, ठीक है, हाँ होता है वो।
बट उसके अलावा और ये जो लिखा है कि थॉर वाली फीलिंग मत ले भाई, ये क्या मतलब? थॉर वाली फीलिंग आएगी मतलब आपको मर्द वाली फीलिंग लेनी है। अभी तक आप मर्द नहीं थे, क्योंकि मर्द का ही डाउट है वैसे, ठीक है। प्लीज़ ऐसे डाउट पूछ के मजा आ गया। लेकिन anyways guys, so that's all for today's lecture. If you have any doubts please do let me know, and please like, subscribe and share. and अगर आगे भी कोई आपको डाउट होता है तो please guys let me know in the comment section. I'll definitely clear all the doubts जो भी आपका डाउट्स हो. and yeah, that's it. Please keep supporting, please like and subscribe. Thank you so much.